हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। और थैंक यू सो मच। आज हमारे जो चैनल को 1 साल हो चुके हैं कंप्लीट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिस्पांस भी बहुत बढ़िया आ रहा है। कुछ लोग थोड़ी बहुत कमी निकाल के मुझे इम्प्रूव भी कर रहे हैं, और मैं बहुत ही जल्दी से बहुत अच्छे इम्प्रूव्ड वीडियो लेके आने वाला हूं। आई होप सबको अच्छे भी लग रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, आज जो है बहुत अच्छा लगा मुझे जब YouTube में एक इंफॉर्मेशन आई कि मेरे जो वीडियोस को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं। तो एनीवे, तो अभी के टाइम में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ग्राफ प्रोटोकॉल जो GRT, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये ग्राफ प्रोटोकॉल GRT है, ये क्या काम करता है, टोकनोमिक्स और सब कुछ डिटेल में उनको वीडियो चाहिए था। तो मैं लेके आया हूं आज। आई होप सबको सही लगेगा और इसको बड़े ध्यान से देखना। तो इसका थोड़ा इकोसिस्टम थोड़ा सा लॉन्ग है, प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, बट एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता, आपको पता है, बट ये है कि आपको मैं ये एक रफली आइडिया देता हूं कि भाई ये मेरे हिसाब से कितना जा सकता है, और उसके हिसाब से आप अपना आपकी अपनी मर्जी है कि इसमें पैसा लगाएं ना लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ का जो प्राइस देख लेते हैं। 5 सेंट है, 2% के आसपास 24 आवर्स में बढ़ा है। और अगर इसका जो चार्ट देखें तो चार्ट के हिसाब से ये 7 डेज में थोड़ा सा नीचे गया है, 24 आवर्स में थोड़ा सा अप दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये काफी दिनों से नीचे ही जा रहा है। ठीक है, और इसका अगर हम देखते हैं कि ग्राफ का जो ऑल टाइम हाई प्राइस है $2, तो $2 ये जो गया था 2 साल पहले गया था, इसका ऑल टाइम हाई $2 था। तो ऑल टाइम लो इसका जो है 5 सेंट है। तो समझ लो कि 5 सेंट है उसके हिसाब से, तो काफी नीचे है। 98% $2 से डाउन है, और अपने ऑल टाइम लो से 10% ही ऊपर है। मतलब ये कह सकते हैं कि अपने ऑल टाइम लो के ऊपर है। दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है 424 मिलियन के आसपास है, और जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो 7 बिलियन के आसपास मार्केट में है। टोटल और मैक्स सप्लाई सेम लग रही है। हो सकता है यहाँ पे कॉइन जैको पे अपडेटेड ना हो या हो, बट हमें जो 10 बिलियन इसकी दिख रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो 10 बिलियन सप्लाई के साथ सर्कुलेशन ठीक ठाक है। और इसका जो आगे देखते हैं कि प्राइस कितना जा सकता है, उसके लिए हम इसके काफी इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए सबसे पहले हम इसकी ब्लॉकचेन पे होल्डर्स चेक करते हैं कि इसके होल्डर्स कितने हैं। अगर देखो, होल्डर्स भी अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए। तो 1,32,670 होल्डर्स इसके ऑलरेडी हैं। और होल्डर्स में देखोगे कि सबसे ज्यादा तो जो ग्राफ के पास है जो 31% है, और जो ग्राफ टोकन जो लॉक्ड हैं, जो लॉक हैं वो है 1 बिलियन के आसपास। और अगर और बाइनांस पे इसका डाटा देखा जाए तो 4% है। मतलब 31%, 12% और 4% बाइनांस के पास है, और ग्राफ टोकन लॉक्ड अप सिंपल तो ये 4% है। दोस्तों, ये जो 4 वॉलेट में काफी सारा फंड है, और कुछ बाइनांस के ऊपर है, कुछ लॉक्ड है, और कुछ कंपनी के पास है। ठीक है, तो इनका अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इस डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है तो बहुत अच्छे तरीके से टोकन्स का यूज कर सकते हैं। एनीवे, इसके बाद हम इसकी वेबसाइट के ऊपर हैं अब। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये करता क्या है। बेसिकली ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करना हर किसी के बस की, हर किसी डेवलपर की बात नहीं है कि कभी मन में कोई क्वेश्चन आता है, या डेवलपर को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई काम मिलता है किसी डेवलपर को कि उसको ये डाटा कलेक्ट करना है कि किस ब्लॉकचेन पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, कितने होल्डर्स हैं, कितने लोगों के सबसे ज्यादा टोकन्स अवेलेबल हैं। और ऐसा ही मिलता जुलता डाटा है। मतलब ये भी होता है कि किस NFT और किस किस बंदे के पास है, ये फलानी NFT किस किस बंदे के पास है। और अगर ब्लॉकचेन प्रोवाइड करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं
हैं, ये नहीं कि वहां से क्लिक करा और ब्लॉकचेन से डाटा निकल के आपके सामने आ गया। उसके लिए काफी सारी एपीआईज का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये लोग एपीआईज प्रोवाइड करते हैं और एपीआईज की हेल्प से आप जो भी वेबसाइट वगैरह पे भी आपने काफी देखा होगा, कुछ भी नई चीज लगाने के लिए अब वो एपीआई ही कनेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन सेम टू सेम ये भी लोग एपीआई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की होती है एपीआई, वो ब्लॉकचेन में यूज होती है। ठीक है, ब्लॉकचेन की एपीआई थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल होती है, इतना इजी नहीं है डेवलपर के लिए भी। अगर वो डेवलपर इसको एपीआई को खुद से करने की कोशिश करे, उसको बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का लगाने पड़ेंगे, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। वो एपीआई कलेक्ट करने के लिए ही उसे इतना बड़ा सेटअप करना पड़ेगा, तो वो उसका जो टाइम और पैसा दोनों जाएगा, इसलिए वो आउटसोर्स करता है एपीआई। और ये लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्रोटोकॉल एपीआई को बेचते हैं और मिनिमम प्राइस के ऊपर किसको बेचते हैं, डेवलपर्स को बेचते हैं। कंज्यूमर जो भी चाहता है, अगर आप भी जाएंगे तो भी थोड़ी सी फीस देने के बाद कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप एपीआई की हेल्प से कुछ भी डाटा निकाल सकते हो। ठीक है, इनका इकोसिस्टम बहुत जबरदस्त है और ये इथेरियम के ऊपर इनका टोकन है इस वक्त। और लेकिन इथेरियम के साथ साथ इन्होंने तैयारी कर ली है, ऑलरेडी अवेलेबल है ये दूसरे प्रोजेक्ट के दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर भी। तो ब्लॉकचेन जो दूसरी है अवेलेबल है, पॉलीगॉन, हार्मनी, एवलांचे, आर्बिट्रियम और सोरा ब्लॉकचेन, और भी देख लेते हैं कुछ अवेलेबल होती है। इसके अलावा एनर्जी करके एक ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर भी ये ऑलरेडी आ चुके हैं। और आप इनका टोकन डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर मेटामास्क में रख सकते हैं, और काफी एक्सचेंज के ऊपर भी ये अवेलेबल है अगर देखा जाए तो। तो यहाँ पे सी ऑल कर देते हैं। तो बाइनांस जो आपको पता है कि जबरदस्त प्रोटोकॉल को ये लिस्ट करता है, बाइनांस के ऊपर तो ये लिस्टेड है ऑलरेडी, और बहुत सारे एक्सचेंजेस, इसकी लाइन ही खत्म नहीं हो रही, इतनी सारी एक्सचेंजेस पे ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। इवन ये कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर भी अवेलेबल है और बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है कॉइन बेस के ऊपर। उससे भी ज्यादा, कॉइन बेस से भी ज्यादा बाइनांस के ऊपर इसका जनरेट हो रहा है 1 मिलियन के आसपास। और इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा किसी और एक्सचेंज के ऊपर इतना ज्यादा ट्रेडिंग जनरेट होता है। ये बियर रन है, बियर पे भी बाइनांस नंबर टॉप पे है ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में। एनीवे इसके बाद हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई ये एपीआई किस तरह की होती है। ये इस तरह की कुछ एपीआई होती है, एक ग्लोबल ग्राफ क्यूएल एपीआई, इस एग्जांपल बताया है। और जस्ट से गुड बाय टू कस्टम सर्वर्स, तो सर्वर्स लगाने पड़ेंगे अगर किसी भी डेवलपर को किसी भी तरह की एपीआई वगैरह का यूज करना पड़े, उस एपीआई को बनाना या एपीआई को कनेक्ट करने के लिए ब्लॉकचेन से उसको सर्वर लगाने पड़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, तो सिक्योर भी नहीं होगा। और डेवलपर सर्वर लगाए कि अपना डेवलप करे, क्या करे, इससे अच्छा है तो वो एपीआई आउटसोर्स कर ले। ठीक है, तो Web3 इज ए न्यू स्टैक फॉर ए रिडिकली बेटर इंटरनेट। तो एक डेवलपर के लिए Web3 एक ऐसा सोर्स है जिसमें डेवलपर को नहीं, काफी लोगों को फायदा होने वाला है इन फ्यूचर। तो और एक बेटर इंटरनेट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये, और हेल्प कर रहे हैं डेवलपर्स की कि कुछ भी किसी भी तरह का डाटा किसी भी ब्लॉकचेन से वो लेके आए और वो लोगों की हेल्प करे, और लोगों को या डेवलपर्स को ये बताए कि बेसिकली वो जो डाटा ढूंढ रहा था वो है क्या, एक्चुअल उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, वो हेल्प करते हैं। और अगर आप इसके हिसाब से कुछ देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब एक कस्टमर है। यहां पे एक बंदा बैठा हुआ इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, 2 बंदे, तो देखते हैं ये जो है
कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने जो इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट करी एपीआई, और एपीआई के मतलब उससे रिक्वेस्ट करी और अपनी कोई इंफॉर्मेशन क्वेरी डाली, और उसके बाद इंडेक्सिंग हुई। इंडेक्सिंग के बाद ये जो पब्लिक डाटा, इंडेक्सिंग जो जुड़ा हुआ पब्लिक डाटा के साथ, पब्लिक डाटा जो जुड़ा हुआ है इंक्रिप्टेड डाटा के साथ, और ये भी एपीआई के साथ कनेक्टेड है। अब ये सारा जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है ब्लॉकचेन स्टोरेज नेटवर्क एंड P2P नेटवर्क के साथ। तो दोस्तों उसके बाद ये जैसे जुड़े हैं, तो ये कनेक्टिविटी होने की वजह से जैसे ही वो क्वेरी डालते हैं तो वो क्वेरी ऐसे घूम के ब्लॉकचेन से कनेक्ट होकर स्टोर्ड नेटवर्क के पास जाती है। उसके बाद जो वो वापस से पब्लिक डाटा में आके इंक्रिप्टेड प्राइवेट डाटा में आके एपीआई के रूप में फिर कंज्यूमर को मिलती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिक सिस्टम है और डिसेंट्रलाइज्ड इसको बोल सकते हैं। सो मच गेटिंग बिल्ड, तो बहुत चीजें बिल्ड हो रही हैं, और जैसे डीफाई, गवर्नेंस, ग्रांट और मार्केट प्लेस, किसी भी तरह का किसी भी एक्सचेंज ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी डाटा ये प्रोवाइड करवाते हैं ऑन ए शेयर्ड म्यूचुअल फाउंडेशन। तो दोस्तों ये हेल्प करते हैं ऑन योर आइडेंटिटी डाटा रेपुटेशन। तो ये जो हेल्प करते हैं, ये जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी वगैरह डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है इनको। रिलायबिलिटी, तो गारंटेड टू रन ए रिलायबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये जो है ये रिलायबल है, किसी भी तरह की कोई हैकिंग या कुछ भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी पूरी तरह से है, सिक्योरिटी चेकड अप है ऑलरेडी। और इंटरऑपरेबिलिटी, तो इंटरऑपरेबिलिटी इनका मेन मकसद है। इसी इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से ये लोग, इससे पहले मैंने फ्लो का बनाया था, उसमें एक कमी है, मैंने बताया था आपको इंटरऑपरेबिलिटी की, जिसकी वजह से ही वो कई जगह कम्युनिकेट नहीं कर पाता दूसरी ब्लॉकचेन, मतलब इथेरियम से वो फ्लो ब्लॉकचेन पे प्रॉब्लम होती है उनको। तो वो इंटरऑपरेबिलिटी का ही पार्ट है। तो इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से ही ये सक्सेस होने का कारण बन सकते हैं, बिकॉज ये अलग अलग ब्लॉकचेन को के साथ कनेक्ट होके इनकी एपीआई और सारी इंफॉर्मेशन निकालती है उस ब्लॉकचेन के ऊपर से, और ये कंज्यूमर को देते हैं जो उसके लिए कुछ चार्ज करते हैं। इनका छोटा सा इकोसिस्टम है जिसमें 4 चीजें होती हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करूंगा। तो प्रोग्रामेबल मनी एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रोग्रामेबल मनी इसको कंट्रोल करती है, मतलब इसके लिए GRT टोकन की जरूरत होगी। आपकी सिक्योरिटी पूरी है एंड प्राइवेसी भी पूरी है इसमें, ठीक है, और वो लॉक होगी, किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, बिकॉज वेब 3.0 में ये चीजें प्राइवेसी ही इंक्लूड है जो इसको वेब 3.0 बनाती है। गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के लिए इसके इकोसिस्टम में गवर्नेंस का पूरा चीजें होगी, और गवर्नेंस इनके टोकन से होगा। जो भी होल्डर्स होंगे वो फर्दर डिसीजन लेने में इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब सपोर्टेड नेटवर्क कौन है, अब कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अभी जो सपोर्ट करते हैं, ये जो कौन कौन सी ब्लॉकचेन, मतलब इसका मोटा मोटा नाम मतलब ये है कि ये कौन कौन सी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। देखो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये इथेरियम को सपोर्ट करते हैं पूरे तरीके से, ठीक है, इथेरियम पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं एक चीज और बताऊं, इथेरियम को सपोर्ट करने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा, ये मैं नेक्स्ट में लेता हूं, इथेरियम की को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी तरह, लेकिन उसके साथ साथ ये काम कर रहे हैं दूसरी ब्लॉकचेन के साथ भी, लेकिन वो बेटा प्रोसेस में है। देखो इन बेटा लिखा हुआ ना, तो बेटा प्रोसेस में है। जेनेसिस, इस ब्लॉकचेन का नाम बता रहा हूं मैं आपको, जेनेसिस चेन, नियर प्रोटोकॉल, और पॉलीगॉन, BNB, सैलो, एवलांचे, POA, आर्बिट्रम, फैंटम, फ्यूज, ऑप्टिमिज्म, और मून रिवर, अरोरा, मूनबीम, बोबा नेटवर्क, हार्मनी, GK सिंह, कॉस्मोस हब। तो दोस्तों फुल एंड फाइनल तरीके से तो ये इथेरियम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन
ये साथ ही साथ दूसरी ब्लॉकचेन के साथ भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जो अभी इन बेटा प्रोसेस में है, और आने वाले टाइम में इन ब्लॉकचेन के साथ भी इसका टाइड अप हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम बन जाएगा। अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन केवल एक प्रोजेक्ट को ये एक्सप्लोर करता है, एक ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करता है, तो कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं है। इसके और भी कंपटीटर हैं, जैसे हमने ऑलरेडी एक लिस्ट में रखा हुआ है मार्च टोकन। तो मार्च टोकन भी सेम काम करता है और एपीआईज वगैरह प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वो अलग अलग ब्लॉकचेन के लिए करवाता है। उसका थोड़ा सा टेलीग्राम में थोड़ा सा कम्युनिकेशन इशू है, लोग सवाल करते हैं वो इतनी जल्दी जवाब नहीं देते। आई डोंट नो अबाउट इट, बट वो अभी हिट लिस्ट में है हमारी। तो ये ग्राफ टोकन है, इथेरियम के लिए काम करता है और दूसरी ब्लॉकचेन के लिए भी काम करेगा इन फ्यूचर, और अभी ये बेटा प्रोसेस में है। ठीक है, अब इसके जो 4 इसके पार्ट होते हैं, एक तो डेवलपर, दूसरा इंडेक्सर, तीसरा कोरेक्टोर। डेवलपर होते हैं वो क्रिएट करते हैं सब ग्राफ को और यूज करते हैं एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशन को। पहले तो उसको साइन इन करना पड़ता है, उसके बाद वो डैप को यूज करता है और अपनी जो क्वायरी होती है या उसको जनरेट करता है, और वो जो क्वायरी जाती है इंडेक्सर के पास जाती है। ऑपरेट ये जो इंडेक्सर क्या होता है, इंडेक्सर नोड को ऑपरेट करता है और उसके पास जाते हैं और वो उस इंक्वायरी के हिसाब से सर्व करता है उस इंक्वायरी को। कोरेक्टर जो होता है, ये ब्लॉकचेन में जो भी डाटा इस क्वायरी से रिलेटेड होता है वो उसको लेके आता है, इस क्वायरी को करके वो वेरीफाई करके लेके आता है। वेरीफाई इंडेक्सर ही करता है क्वायरी को, उसके बाद ये बताता है कि भाई कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है इस तरह की क्वेरी के लिए। ठीक है, और ये जो बेसिकली ये जो डेवलपर हो सकते हैं, तो कोरेक्टर को आप डेवलपर भी कह सकते हैं, एक बड़ी टीम भी कह सकते हो डेवलपर की, जो काम करती है इनके लिए बहुत ही तेजी से, ताकि इंक्वायरी और इंक्वायरी तेजी से सॉल्यूशन में बदल जाए। कोई और पर्सन भी हो सकता है जो नोड ऑपरेट करते हैं, जो वैलिडेटर होते हैं, तो उनके पास हम अपने टोकन विदाउट एनी मशीनरी लगाए या कुछ भी है, एक मेटामास्क से कनेक्ट करके डिसेंट्रलाइज्ड वे में जब हम टोकन को स्टेक करते हैं तो हम डेलीगेटर्स ही कहलाते हैं। ठीक है, तो वो डेलीगेटर्स होते हैं जो डेलीगेटर्स जो होते हैं वो जीआरटी को लेके अपने इसको सपोर्ट करेंगे नेटवर्क को, और सपोर्ट के बदले में उनको रिवार्ड मिलेंगे जैसे हमें मिलते हैं स्टेक करने पे। ठीक है, तो सब ग्राफ इसी किस तरह से हेल्प करते हैं। एक तो जो सब ग्राफ स्टूडियो बनाते हैं, कोई भी डेवलपर बना सकता है। ठीक है, तो उसमें जाके क्रिएट, मैनेज, पब्लिश सब ग्राफ एंड एपीआई की, तो ये मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर के ये इसकी एपीआई, मतलब एक तरह से एक इकोसिस्टम, एक छोटा सा कॉलम घर देते हैं उनको, और वहां पे वो सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ एक्सप्लोरर, इसका यूज कर सकते हैं किसके लिए, एक्सप्लोरर सबग्राफ एंड इंटरेक्ट विद द प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। और होस्टेड सर्विसेज, क्रिएट एंड एक्सप्लोर सब्सक्राइब ऑन ए होस्टेड सर्विसेज, तो जो भी होती है जो होस्टेड ऑलरेडी सर्विस होती है, क्रिएट करते हैं वहां पे सब्सक्राइब ऑन होस्टेड सर्विसेज ऑलरेडी। ठीक है, तो रिकमेंडेड, इसके अलावा पीछे चला गया, हाँ, रिकमेंडेड रीडिंग जो इन्होंने रिकमेंड करी है वो रीड कर सकते हैं। द ग्राफ नेटवर्क इन डेप्थ, तो डेप्थ में बताया गया है, ये डेप्थ में जरूर जाएंगे हम कि इसकी डेप्थ क्या है। और सबसे पहले डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, देखेंगे सबसे पहले इसके नीचे क्या है, लाइव प्रोटोकॉल। तो लाइव जो प्रोडक्ट है इनके, एक मसेरी सुशी Messari.io. Messari is a leading provider of market intelligence product that helps professional navigate crypto. तो ये एक एक्सप्लोरर है, प्रोटोकॉल एक्सप्लोरर है, जो इसको क्रिप्टो को एक्सप्लोर करने के लिए काम यूज होता है। ठीक है, और सुशी, स्नैपशॉट और लीडो में ऑलरेडी ये यूज हो रहा है। तो वर्ड ऑफ माउथ, फ्यूचर एक्सचेंज ने, फ्यूचर स्वैप एक्सचेंज ने इसके बारे में काफी कुछ बोला है। Opimium.team ने इसके बारे में काफी कुछ बोला है, और काफी लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है।
तो इसके अलावा आप कुछ और भी ट्वीट वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे करके ट्वीट देख लीजिए। देखो, इनको देखने से कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है और इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। बैकडअप जो है, जो इसका जो बैकअप बाय है, जो ये वो जो कंपनीज है वो इसको सपोर्ट करती है। फ्रेमवर्क, पैराफाई कैपिटल, डीटीसी कैपिटल, मल्टी कॉइन, कॉइन बेस वेंचर, कॉइन बेस भी इसको सपोर्ट करता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। डिजिटल करेंसी ग्रुप, कॉइन फंड और कॉइन लाइजर, इसके अलावा लेमिनी स्कैप, रिसाइप्रोकोल, कंपाउंड भी बहुत बड़ा डीफाई है जो इसको सपोर्ट करता है, अच्छी बात है। हो सकता है डीफाई से रिलेटेड इन्होंने काफी हेल्प ली हो इस प्रोजेक्ट की ऑलरेडी। तो 122 वेस्ट, टैली कैपिटल, साउथ पार्क और कॉमन, ये इस ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये सब इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है दोस्तों। ग्राफ, जैसा कि हमने बोला था कि इसकी डेप्थ में जाएंगे, तो यहाँ पे डेप्थ में जाते हैं। ऑलरेडी इसका विंडो मैंने ओपन किया हुआ है तो इसको क्लोज कर लेते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड, डेप्थ में जाने के लिए कौन सा, हाँ, तो डेप्थ में जाने का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, तो इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है सबसे पहले टॉप पे, ठीक है। तो टॉप पे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है और फुल स्टॉक डिसेंट्रलाइजेशन बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड है। व्हाट इज द ग्राफ नेटवर्क, तो ये बताया गया ग्राफ नेटवर्क क्या है। ये ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट हमने बता दिया ये क्या है। अब इसको पढ़ के भी फायदा क्या है, देखो। अब ये चीज फोटो देख लो, फोटो से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बेसिकली ये किस तरह से काम चलता है। इसका एक कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर ने क्वारी जनरेट, कंज्यूमर मतलब कस्टमर भी बोल सकते हैं। कस्टमर मतलब कौन है, डेवलपर होते हैं ज्यादातर इनके। तो डेवलपर क्वारी जनरेट करता है, इंडेक्स के पास जाता है, इंडेक्स जो होता है वहां से जो इनकी क्वारी ले जाके कोरिलेटेड लेके आता है इंफॉर्मेशन बाहर कि इसकी क्वारी के हिसाब से क्या चीज बेटर है। उसके बाद डेलीगेटर का काम, डेलीगेटर जो होता है वो डेलीगेट करता है। ये जो भी जनरेट होती है उसको, उसके नोड ऑपरेटर जो डेलीगेटर होते हैं, जो उसके बिहाफ पे डेलीगेट करते हैं अपने टोकन्स को, ठीक है। और ये इकोसिस्टम और फीस वगैरह जनरेट करते हैं इकोसिस्टम के द्वारा। और जो डेलीगेटर्स होते हैं उनको भी फीस, वो रिवार्ड मिलते हैं, स्टेकिंग रिवार्ड, ठीक है। तो एंड यूजर और ये सब चीजें, इंडेक्सर वगैरह, ये सब चीजें बताइए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, फिर दोबारा से बताने का कोई फायदा नहीं है। इसको भी हम क्विट करते हैं फिलहाल। इसके अलावा व्हाट इज द ग्राफ इज, इसने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि ग्राफ बेसिकली जो काम क्या करता है, क्या है वो तो पता चल गया हमें वही, लेकिन इसने किस तरह के क्रिटिकल काम भी करता है। ग्राफ बेसिकली जो इसमें एग्जांपल बता रहे हैं, वो एग्जांपल मैं आपको बताना पसंद करूंगा। वो एग्जांपल ये है कि इन्होंने बताया कि जो यूनिस्वैप का कॉन्ट्रैक्ट और जो बोर्ड एप यैचेट क्लब स्टोर जो इकोसिस्टम है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इस तरह के प्रोजेक्ट का डाटा निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत हैवी कंजेस्टेड होता है, क्योंकि ऑलरेडी भी कंजेस्टेड है। तो इस टाइप के जो इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बड़ा भारी होता है। तो ये जो ब्लॉकचेन है ये उसके लिए काम करती है, इथेरियम के लिए काम करती है। और इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको भी एक्सप्लोर करके, और इंफॉर्मेशन जो ब्लॉकचेन पे होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इजीली प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड, इसको आते हैं, और दोस्तों कोई भी ऑपरेटर जब नया आता है उसके लिए सारा इंफॉर्मेशन यहां पे अवेलेबल होता है, ठीक है। किस तरह से उसमें काम करना है, ये साइड में देख रहे हो आप, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो डेवलपर को पता होने चाहिए। जैसे कोई नया कोई भी बंदा आया तो उसको यूज कैसे करना है, तो उसको यूज करने के लिए उसके मन में काफी क्वेश्चन होंगे और वो फीस वगैरह जानने की कोशिश करे, तो यहाँ पे क्लिक करके सारे अपने क्वेश्चन के आंसर, जैसे हाउ मच डज द ग्राफ नेटवर्क कॉस्ट इन कंपैरिजन इन रनिंग माय ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी है सारे ऐसे हजारों क्वेश्चन है यहाँ पे
वो क्वेश्चन को क्लिक करके उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से हेल्प करते हैं नए बंदे को, और पूरा का पूरा प्रोटोकॉल किस तरह से चलाना है वो इस कंपनी से कोई सीखे। बहुत ही जबरदस्त इकोसिस्टम दिख रहा है मुझे। और इसका एक MIP करके एक इंसेंटिव प्रोग्राम भी है। देखो, आप लोगों को पता है इसकी जो टोकन सप्लाई है वो काफी बड़ी है, ठीक है, और आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन भी इसका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक MIP इंसेंटिव प्रोग्राम रखा है। और कंट्रोल उसको करने के लिए नहीं, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए जो इनका प्लान है उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जो इंडेक्सर को बुला रहे हैं कि मल्टी चेन के लिए हेल्प करो, ठीक है। जब आप मल्टी चेन के लिए हेल्प करोगे और ज्वाइन द माइग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर MIP प्रोग्राम, तो MIP प्रोग्राम का नाम है माइग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। तो जो इंडेक्सर आएंगे तो वो इसको मल्टी चेन और ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेंगे और उनके बदले में इनको रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जाके अप्लाई कर सकता है। ये भी एक हर तरीके से हर चीज सोची है इन्होंने। तो GRT जो टोकन है, इसके अलावा इसका जो ब्लॉग वगैरह भी है, इसमें ब्लॉग में जैसे हर इंसान एक ब्लॉग बनाता है, इस कंपनी का भी एक ब्लॉग है, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। काफी ये तरह तरह के प्रोग्राम, मल्टी चेन इंसेंटिव भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है इसकी। और ये अनाउंसमेंट अगस्त 25 2022 में इन्होंने की थी, ठीक है। तो MIP देखो, अनाउंसिंग MIP, तो MIP वही जो मैंने बताया, तो मल्टी चेन इंसेंटिव प्रोग्राम। तो इसके अंदर जो भी हेल्प करेगा तो उसको एक इंसेंटिव दिया जाएगा इनकी तरफ से, एयर ड्रॉप भी कह सकते हो उसको। तो इसके अलावा काफी अवार्ड्स वगैरह इन्होंने इंफॉर्मेशन डाली हुई है। द ग्राफ फाउंडेशन अवार्ड कोड डेवलपर ग्रांट टू ग्राफऑप्स। तो ऐसी काफी चीजें टाइम टू टाइम करता रहता है और बहुत सारी अनाउंसमेंट ऑलरेडी है। द ग्राफ होस्टेड सर्विसेज इंटीग्रेट फर्स्ट कॉस्मोस चेन कॉस्मोस हब। तो कॉस्मोस ये जो चेन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। द ग्राफ फाउंडेशन जून 7 2022 जून में जो है 2022 में जून में आई थी ये न्यूज। तो ऐसी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड, इसका जो टोकन का प्राइस है वो 6 सेंट के आसपास हो चुका है। अब इसका जो बाउंटी, इसका जो कहते हैं ना सिक्योरिटी वगैरह है, तो इस सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए इसने एक बाउंटी प्रोग्राम ऑलरेडी रन किया हुआ है। जो भी इस बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेगा और रिपोर्ट बग करेगा, तो अप टू 0.5 मतलब अप टू 0.5% उसको टोटल ग्राफ टोकन की सप्लाई इज बीइंग एलोकेटेड रिवार्ड सक्सेसफुली बाउंटी हंटर। कि एक बहुत बड़ा ये प्राइज इन्होंने बताया है कि कोई भी इसमें एक बग फाउंड करेगा तो उसको इतना प्राइज मिलेगा। तो दोस्तों, ये अभी तक तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे। अब ये जो एक चीज और है कि GRT टोकन इकोनॉमी ओवरव्यू, टोकन का जो इकोसिस्टम है वो उसका भी ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। टोकन का जो इकोसिस्टम है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। GRT टोकन है, ग्राफ टोकन नाम है, 10 बिलियन इसकी GRT भी इनिशियल सप्लाई है। और एनुअल इंश्योरेंस 3% है फॉर 1 ईयर। तो 3% इसकी सप्लाई जो मार्केट में आनी है, ठीक है। टोटल सप्लाई की 3% 3% हम कैलकुलेट कर लेंगे, मेरे ख्याल में 300 मिलियन के आसपास बैठेगी जो है 3%। और हर साल जो 3 मिलियन आएगी उसके बारे में पूरा डाटा मैं इसी के अंदर से आपको एक्सप्लोर करके दिखा दूंगा। और जो बर्निंग है, बर्निंग इसके हिसाब से नहीं है, बर्निंग होगी 1% ऑफ इक्वायरी फीस एंड टैक्सेस। तो दोस्तों, जो टैक्स, जो क्वायरी होगी, जो फीस आएगी, फीस के ऊपर जो टैक्स होगा उसका 1% जो होगा वो बर्न होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो इश्यूएंस है, मतलब इन्फ्लेशन है, वो 3% है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा इकोसिस्टम होता
कि वो अच्छा सपोर्ट तो करता, लेकिन उसके साथ साथ बर्निंग को भी सपोर्ट करता तो बहुत बढ़िया होता। बट इट्स फाइन, अगर बिग प्रोजेक्ट है तो इसका कुछ बिग ही यूज केस है। टोटल जो टोकन सप्लाई का ऑलरेडी मैंने बता दिया 10 बिलियन जीआरटी है फिलहाल, और फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा हर महीने 3 साल 3% के हिसाब से। कम्युनिटी जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था, कम्युनिटी को 35% मिला था, ये इतने टोकन हो गए, ठीक है, 3 बिलियन के आसपास। और टीम एंड एडवाइजर को 23, और अर्ली बैकर को 17%, बैकर्स को 17%, और एज एंड नोट्स को 8%। तो ग्राफ फाउंडेशन जो 58%, जो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो 58%, और पब्लिक जीआरटी सेल 12%, जो कोरेक्टर प्रोग्राम ग्रांट 9%, टेस्ट नेट जो टेस्ट नेट वगैरह के रिवार्ड दिए तो 9%, स्ट्रेटेजिक सेल जो थे 6%, एजुकेशन प्रोग्राम 6%, बग बाउंटी 1%, ठीक है। 3 साल का रीशेड्यूल रिलीज रीशेड्यूल, जो 3 साल में इनके जो टोकन होंगे वो मार्केट में आएंगे, रीशेड्यूल इन्होंने बताया है। अब 3 साल के बाद मुझे ये नहीं पता, कहीं पे लिखा नहीं है कि इनका जो टॉप हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने एक चीज बताई है कि भाई 3 साल बाद इनके इतने टोकन आ जाएंगे मार्केट में। तो कहीं ना कहीं इसको मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूं, और इसको हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि 3 साल इन्होंने बताया है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ साफ नहीं दिख रहा होगा, बड़ा हल्का दिख रहा होगा, बट दिख रहा है। तो इसमें इन्होंने बताया कि 3 साल के अंदर इनके जो टोकन इन्फ्लेशन में आने हैं, टोटल टोकन अनलॉक होंगे 1 बिलियन से भी ऊपर इनके टोकन अनलॉक होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे से ये टाइम बीतता जाएगा, 6 साल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 बिलियन के भी ऊपर अनलॉक हो जाएंगे। तो ऐसे ये मार्केट में सप्लाई हो जाएगी। तो ये समझ लो कि अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे बुल रन जब आएगा, मैं वहां का देखता हूं, तो 6 साल और यहाँ पे 3 साल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आते आते ये 1 बिलियन से भी ऊपर इसका जो टोकन अनलॉक हो जाएंगे। तो समझ लो कि 11 बिलियन से भी ऊपर इनके टोकन होंगे। 10 बिलियन तो ऑलरेडी है, तो 11 बिलियन से भी ऊपर टोकन होंगे। अब उसी के आसपास होंगे, बिकॉज फीस भी बर्न होगी, ठीक है, और जो भी होगा उसके बाद ही होगा, बिकॉज बुल रन के टाइम इसका जो मार्केट कैप तो बढ़ेगा ही, लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। तो अर्ली बैकर है, टोटल जो अनलॉक शेड्यूल है पर रेसिपेंट पर ग्रुप के बारे में बताया गया है अर्ली बैकर, और ये इस तरह से 6 से 2 साल के आसपास, और 4 साल वेस्टिंग शेड्यूल है इसका, तो अर्ली टीम का, और 6 महीने 2 साल, तो 4 साल तक इनका जो यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अगर ऊपर जाते हैं तो टोटल 30 साल का इन्होंने शेड्यूल बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों शेड्यूल इनका काफी बड़ा है, 30 साल का, तो कोई बात नहीं। तो जो सारी चीजें इकोनॉमी वगैरह, जो भी सिस्टम वगैरह, अमाउंट एंड अनलॉक जीआरटी वगैरह, सारा स्टैटिक्स वगैरह इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे। टोटल जीआरटी अनलॉक एज ऑफ टोटल सप्लाई, तो ये सब चीजें इन्होंने दे रखी है। तो आई थिंक अब हमें ये बताना चाहिए कि ये ग्रो कितना करेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर इन्फ्लेशंस है, और इन्फ्लेशन के साथ इसका जो 11 बिलियन से भी ऊपर इन्फ्लेशन की वजह से इनका 3 साल के बाद, मतलब 3 साल लेंगे तो 3 साल के अंदर ऑलरेडी 3 साल होने वाला होगा इनको। 3 साल तो नहीं, इनको 1 साल तो हो गया होगा। लेट्स सी इनको कितना टाइम हुआ है। तो इनका जो टोकन है वो धीरे धीरे अनलॉक होके ये मार्केट में आएंगे, ठीक है। अभी 2022 चल रहा है, तो फिलहाल देखते हैं ये कब तक अनलॉक होते हैं। और बाकी रहा 10 बिलियन सप्लाई अभी है, तो आने वाले टाइम में 10 बिलियन से भी ज्यादा होगी, और काफी अच्छी खासी जो मार्केट कैप है
वो तो नहीं है अभी फिलहाल, बट सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में। सर्कुलेशन और जो मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन बर्निंग का बहुत तगड़ा नहीं है। लेकिन ये वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है दोस्तों, और ऑफ कोर्स बर्निंग का जो 1% है वो बहुत थोड़ा सा ही है, वो भी फीस का 1% है। अगर हम टोटल सेल का भी कहते हैं कि 1% है तो भी अच्छा लगता है, या टोटल ही मैक्सिमम सप्लाई का 1% बोलते तो भी काफी अच्छी इसकी बर्निंग होती। बट ये फीस का ही 1% बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है मेरे हिसाब से। और लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रोजेक्ट को रखना घाटे का भी सौदा हो सकता है। मैं ये सजेस्ट करता हूं आपको, जितना नीचे से नीचे बाय करो उतना अच्छा है। शेड्यूल पता करो इसका कि ये शेड्यूल, ये इसका जो टोकन है कब अनलॉक हो रहा है। जिसने भी एंट्री नहीं ली तो कौन सी डेट को अनलॉक हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो है वो एग्जैक्ट डेट आपको इनके जो टेलीग्राम में बात करके ही पता चलेगी। तो जब भी इसका अनलॉक हो तो तभी आप इसमें एंट्री लो। अनलॉक के बाद ये काफी डाउन जा सकता है, और जब भी ये डाउन जाएगा तो वहां आपकी एक एंट्री बनती है। और फॉर लॉन्ग टर्म मतलब नेक्स्ट बुल रन में ये बहुत अच्छा आपको दे पाएगा, बिकॉज मे बी नेक्स्ट बुल रन में जो इनका जो कोलैबोरेशन होना है, इन्होंने टाई अप करना है, इनका जो बेटा वर्जन है वो रियल मेन नेट में सारे जो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद इसका जो इकोसिस्टम है ऑलरेडी बटा हुआ है, लेकिन जो बटा हुआ इकोसिस्टम मतलब टोकन दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर, दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन वो यूज नहीं हो रहे, तो वो भी यूज होने लग जाएंगे, तो इनका इकोसिस्टम ग्रो कर जाएगा। और ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है जो ग्राफ को एक्सेप्ट ना करे। लेकिन एक और चीज है, इसका जो कंपटीटर ऑलरेडी मार्केट में है, अभी भी है, और आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोटोकॉल बनता है उसके पीछे 40 प्रोटोकॉल और बनने लग जाते हैं, और जो नया प्रोटोकॉल होता है वो 10 साल बाद पुराना हो जाता है, और जो पुराना के बाद जो नया होता है चाहे वो सेम हो तो वो नया ही होता है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई फीचर ऐड करके अपडेट कर दिया जाता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म मैं ग्राफ को बिल्कुल नहीं कहता आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। अगर रखना है तो नेक्स्ट जो इसका जो अनलॉक होगा, अनलॉक होने के बाद जब आप इसमें एंट्री करोगे तो बहुत अच्छी एंट्री होगी। लेकिन फिर भी मैं इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट बुल रन में 30x के लिए मैं इसको सोच सकता हूं। 30x से ज्यादा रिटर्न ये नहीं देगा। अगर ये जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे इसका रिटर्न, मैं यहां से यहां से 30x के लिए मुझे डर लग रहा है बताने के लिए, तो मैं इसका एग्जैक्ट बता देता हूं आपके ये कितने डॉलर जा सकता है, ताकि आपको ये लगे कि भाई कम से कम क्रिप्टोनिक वन ने ये बताया है कि एग्जैक्ट कितना जा सकता है। अंदर इसका जो प्राइस सामने आएगा वो ज्यादा से ज्यादा $1.5 से $2 के बीच में जा पाएगा, मतलब 30 से 40x ही जा पाएगा यहाँ पे। तो उसके ये कहने का मतलब है कि आप कम से कम डाउन में अगर एंट्री लोगे तो प्रॉफिट में होगे। अगर आप ज्यादा अपर साइड में एंट्री लोगे, मेरे हिसाब से ये अपर साइड है, 0.05 का टोकन है नहीं, ये और नीचे जाए 2 सेंट पे मिले, 3 सेंट पे मिले तो आप सोच सकते हैं इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और जब भी बुल रन आए और इसमें अच्छा पंप आए तो अच्छी एंट्री बनाने के बाद अच्छा प्रॉफिट लेके आप निकल भी सकते हो बीच में। कोई लॉन्ग टर्म वाला टोकन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ ऐसी बात होती है वेब 3.0 वाली, या फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करता है वेब 3.0, तो ऑफ कोर्स GRT को कौन नहीं जानता, ये बहुत ऊपर जाएगा। 40 क्या, ये तो 100x भी इजीली चला जाता है। लेकिन फॉर नाउ जैसा कि इसका सिनेरियो बन रहा है, मैं 30-40x से आसपास ही बता सकता हूं। जो मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि भाई ये $1.5 से $2 जाएगा, तो उतना अभी हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा प्रेडिक्ट कर रहा हूं तो वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। अगर आपका कुछ कुछ इसके बारे में व्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आप नए हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। तो
और टेलीग्राम में मैं एक्टिव रहता हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि और भी अपॉइंट करूं और टेलीग्राम को और ज्यादा मजबूत करूं लोगों। और काफी सारे लोग मेरे टेलीग्राम में आ रहे हैं, 400-500 ऑलरेडी हो गए हैं, और भी आएंगे। तो कि उसको मैनेज करने के लिए भी मैं काफी सोच रहा हूं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।